Morning all of you. Today I shall teach you about the coordination chemistry sp3 hybridization which belong to the valence bond theory. ओके तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगली जो टॉपिक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन 1s and 3p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग टू द ईच अदर फॉर्म्ड ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी जब एक s का और 3p का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। देखिए चैप्टर चल रहा है आपका मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी किस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है। वह बॉन्ड हमको जो समझाना है वह किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर समझाना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड कैसे बना करता है, इस चीज़ को समझाना है। तो ज़रा आप ये ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि हमने आपको बताया कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बना करता है तो ऐसे स्थिति में लिगेंड के एक ऑर्बिटल के अंदर कम से कम एक जोड़ा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। उसके अलावा मेटल के पास भी एक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि उसके पास जो ऑर्बिटल होंगे वह भी खाली होने चाहिए ताकि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को मेटल आसानी के साथ ले सके। और एक कंडीशन और भी होता है। अब इस तरह से अब यहाँ पे यह कोई कंपलसरी बात नहीं है कि मेटल के पास डी ही ऑर्बिटल हो। इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब यह होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हुआ करते हैं उनके अंदर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो हुआ करते हैं उनके अंदर जो मैटर हुआ करता है वह s भी ऑर्बिटल हो सकते हैं, p के भी हो सकते हैं और d के भी हो सकते हैं। चाहे जो भी ऑर्बिटल हो, चाहे s के हो, चाहे p के हो, चाहे d के हो, लेकिन वो खाली होने चाहिए। अगर वो खाली नहीं है तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहाँ जाएगा, यानी जोड़े का इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वेकेंट ऑर्बिटल को पसंद किया करता है। वेकेंट ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। इस तरह से तो आप देखेंगे कि जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से मिला करते हैं, मिलने से पहले उनकी आकार अलग होते हैं, उनके एनर्जी लेवल अलग हुआ करते हैं, उनके बॉन्ड एंगल अलग हुआ करते हैं। लेकिन जैसे ही दो ऑर्बिटल आपस में मिला करते हैं उनके बॉन्ड एंगल सेम हो जाया करते हैं, उनके आकार सेम हो जाया करते हैं, उनके बॉन्ड एंगल सेम हो जाया करते हैं। इस तरह से एक नया ऑर्बिटल बनता है, एक नया ऊर्जा स्तर बनता है और एक नया आकार बनता है जो कि पिछले ऑर्बिटलों से तनिक भी मैच नहीं करता है और उसे वापस भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। इस तरह से हमने पाया कि जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बने तो यह एक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस तैयार होगा, एक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जैसे इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑलरेडी उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिग्मा और पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन बहरहाल जो भी हो अलग सी बात है। लेकिन आज हम आपको अभी पढ़ाए थे पिछली कक्षा में कि जब एक s का और एक p का ऑर्बिटल आपस में मिला करता है, इंटरमिक्सिंग किया करता है, तो वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। जब एक s का और दो p का ऑर्बिटल आपस में मिला करता है, इंटरमिक्सिंग किया करता है, तो वहाँ पे sp2 बना करता है। जब एक s का और 3p का आपस में मिला करता है, आपस में ओवरलैपिंग किया करते हैं, तो वहाँ पे sp3 बना करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं COCl4 2 माइनस, COCl4 2 माइनस है। अब मुझको यहाँ पे निकालना है कि यह सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट के साथ Cl कैसे जुड़ा हुआ है, Cl कितने लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन को दिया हुआ है, किस तरह से किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप ध्यान दीजिएगा। ये 4 लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल। क्या लिखा हुआ है? 4 टेट्राहेड्रल। एक क्लियर करिएगा
अभी हम आपको बताएंगे, जब उसका एग्जाम्पल आएगा तब बताएंगे, बट अभी मैं कोई जिक्र नहीं करूँगा आपके सामने। यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का जब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा तो सबसे पहले हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज कहता है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस में होता है। हमें यह निकालना चाहिए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। यानी आपको वहाँ देखना चाहिए कि मेटल हमारा एटम के रूप में है कि केटायन के रूप में है। अगर वह केटायन के रूप में है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है और कितना चार्ज है, कौन सा केटायन है, कितना धनात्मक आ रहा है, कितनी संख्या में उसके ऊपर धनायन चार्ज आ रहा है। दूसरी बातें, आपको जैसे ही धनायन निकालेंगे आप यह भी समझ लेते हैं कि जब केटायन बन ही रहा है तो वह इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से हो रहा है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है यानी हमको यह प्राप्त हो जाता है कि कौन सा ऑर्बिटल खाली होने जा रहा है। यानी हमारा लिगेंड का इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल को भरने जा रहा है, यानी मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग जो हो रही है उसमें कौन से ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, लिगेंड के कौन से ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, कौन से उपकोष के इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, कौन से उपकोष के ऑर्बिटल को भरा जा रहा है। यह सारी चीज़ें जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उसके ऊपर चार्ज लिखेंगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब जा कर के पता होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, यक्स करेंगे और फिर क्या कर दिए, प्लस कर दिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 4, क्योंकि Cl कितने हैं भाई, 4 Cl है और एक Cl के ऊपर कितना माइनस है, -1 है। ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 है। तो इसलिए यह क्या हो गया, यक्स प्लस 4 - 1 बराबर क्या हो गया, -2। अब आप यहाँ पर देखिए यक्स हो गया, प्लस माइनस से क्या हो गया, माइनस हो गया, 4 एक कम क्या हो गया, 4 हो गया और फिर क्या हो गया, -2। तो यक्स -4 बराबर क्या हो गया, -2। यक्स -4 बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2 + 4 क्या हो जाएगा, -2 + 4 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएंगे, +2। यक्स बराबर क्या आ जाएंगे, +2 आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने प्राप्त किया कि जो 27 CO था 27 CO है, यहाँ पर कितने चार्ज लिया हुआ है, +2 लिया हुआ है। जो 27 CO है 27 CO + 2 है और कितना चार्ज लिया हुआ है, +2 लिया हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ये +2 लिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो दैट इज आर्गन। आर्गन का मतलब क्या हो गया, 18 हो गया। अब बच्चा क्या इतना 20 18, तो 4s2 18 2 20, 18 2 20 और 3d 7, 20 7 27, है ना। ये क्या हो गया 4s2 3d 7, तो 18 2 20 और 20 7 क्या हो गया, 27 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाने हैं, +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना है, इसलिए मैंने आराम के साथ यहाँ से +2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। तो यह क्या हो गया, 4s0 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया भाई 3d 7, क्या हो गया 4s0 और 3d 7। तो यहाँ पर क्या हो गया 7 हो गए, क्या हो गया यहाँ 7 हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मुझे इसको इस तरह से लिखना होगा कि ये हमारा D का है, क्या है ये D का है, क्या है D का है। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। अब इसमें हम क्या करेंगे 3dxy और क्या करेंगे यहाँ 3dyz और क्या करेंगे 3dzx और क्या करेंगे 3dx² y² और क्या करेंगे 3dz², ये करेंगे हम। और एक एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं 1 2 3 4 और 5। यदि बचता है तो क्या बना देंगे, जोड़ा बना देंगे। तो मैंने जोड़ा बना दिया। अब इस तरह से हम यहाँ क्या लिखेंगे भाई 2 2 1 1 1, जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन था उतना मैंने उसको दिखा दिया। ठीक हो गया। आगे देखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 4s क्या है 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पर आप 27 CO का देखेंगे, केवल किसका देखेंगे 27 CO का, तो ऑलरेडी यहाँ पे 4s2 रहता।
और ये भरा रहता, और ये आपका क्या रहता, P में चला जाता। किस में चला जाता भाई, P में। तो ये क्या हो गया 4px 4py, और यहाँ पे क्या हो गया 4pz हो गया। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान यह दीजिएगा कि यहाँ पे 4CO+2 कह रहा है। दूसरी चीजें अब आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है कि यह स्ट्रांग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। क्या जानने की जरूरत है कि यह स्ट्रांग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑल द हैलोजन फैमिली, है ना, ऑल द एलिमेंट व्हिच आर बिलोंग टू द हैलोजन फैमिली इस बिहेवियर एज ए वीक लिगेंड। वह कैसा बिहेवियर करते हैं, एक वीक लिगेंड की तरह बिहेवियर करते हैं। कौन, जो हैलोजन परिवार के तत्व होते हैं वह ऑलरेडी एक वीक लिगेंड हुआ करते हैं, वह एक वीक फैमिली की तरह बिहेवियर किया करते हैं। तो इससे यहाँ पे साबित हो रहा है कि जो Cl है वह Cl क्या है, यह Cl हैलोजन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, हैलोजन परिवार के तत्वों से बिलोंग कर रहा है, P ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर यह क्या है, वीक लिगेंड है। यह क्या है, वीक लिगेंड है। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो वीक लिगेंड होगा, जैसे ही वह मेटल के पास जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाएगा, मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग बना करके कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेगा, ऐसी स्थिति में आप वहाँ पर देखेंगे कि ऑलरेडी अगर मेटल के कोष में उसके कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो ऑलरेडी वहाँ पर बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसे वह इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कराने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, मेटल का फॉर्मल चार्ज और लिगेंड का फॉर्मल चार्ज आपस में इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। लेकिन आपको यह भी देखना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्सन के अलावा यह देखना होगा कि अगर उसका लिगेंड वीक है और जैसा ही वीक लिगेंड है वह मेटल के ऑर्बिटल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं भर पा रहा है, डी कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, डी उपकोष के कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उसमें जैसे ही वह इलेक्ट्रॉन को नहीं भर पा रहा है, ऐसी स्थिति में होता क्या है कि वह देखना चाहता है कि कहीं हम घूम करके देख लें, अपने एक्सिस को चेंज करके यह देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी यस तो खाली नहीं है या तो पी तो खाली नहीं है, उसे यह चेक करना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी डी की कोई भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, अर्थात इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और एक लोन पेयर जब आएगा मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ऐसी स्थिति में वहाँ पर यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकता है। इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी वह जोड़े का इलेक्ट्रॉन होगा, एक ऑर्बिटल के अंदर एक ही जोड़ा इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर वह एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करेगा तो यह यहाँ पर 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ असंभव है। इसलिए यह अपना जोड़े का इलेक्ट्रॉन 3 नहीं भर सकता है, इसलिए इसे खाली होना चाहिए, इसे अंदर पेयरिंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दुख की बात यह है कि क्लोरीन जो है यह एक वीक लिगेंड है, यह एक वीक लिगेंड है, जिसकी वजह से, जिसके कारण यह इसको पेयर नहीं कर पाएगा, इसको अंदर रिपेल नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑलरेडी होता क्या है कि यहाँ पर कोई भी लिगेंड का इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता। तो अब क्या करें हम, इसका मतलब ये हुआ कि इसे मुझे बाहर लेकर के जाना होगा, नहीं। अब यहाँ पर आपने देखा कि CO+2 है, तो CO+2 के केस में यानी जब हम 27, यानी आप कह सकते हैं कि अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, CO लिखेंगे, Cl4 लिखेंगे, और यहाँ पर हम 2 माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही 2 माइनस आएगा यह 27+2 बताएगा। ऐसी स्थिति में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो होगा ये हो जाएगा, और जब से कि यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर ये, और ये बॉक्स बनाएंगे। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल भाई, डी के अंदर आपके 5 ऑर्बिटल हुआ करते हैं, जिन्हें क्रमशः 3dxy, 3dyz, 3dzf, 3dx2y² और 3dz² कहते हैं। क्या कहते हैं, 3dxy, 3dyz, 3dzf, 3dx2y² और 3dz² कहते हैं। अब इसमें मैंने
बारी बारी से इलेक्ट्रॉन को भर दिया, ठीक है। अगर बच रहा है तो क्या बना दिया, जोड़ा बना दिया, सॉरी क्या बना दिया, जोड़ा बना दिया। तो इसका इलेक्ट्रॉन बच रहा था इसलिए मैंने इनका क्या बना दिया भाई, जोड़ा बना दिया। क्लियर हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। 4s 0 हो गया, 4s यहाँ पर 0 हो गया, खाली हो गया। और यहाँ पर आपका 4p है, ये इस तरह से 4px 4py और 4pz ये हो गया। अब यहाँ पे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को आप अप्रोच कराइए, Cl लग गया इस तरह से, Cl लग गया इस तरह से, Cl लग गया यहाँ पे इस तरह से। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यस का और 3 पी का लिगेंड कहाँ कहाँ गया, एक यस में गया और 3 किस में गए, पी में। लिगेंड कहाँ कहाँ गया, एक यस में गया और 3 पी में गए क्रमशः। यानी यहाँ पे हमने पाया कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है, क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, वह किसके किसके बीच में हो रही है, यस में हो रही है, पी एक्स में हो रही है, पी वाई में हो रही है और पी जेड में हो रही है। किस में ओवरलैपिंग हो रही है, यस में ओवरलैपिंग हो रही है, पी एक्स में हो रही है, पी वाई में हो रही है, पी जेड में हो रही है। तो इस प्रकार से हमने पाया कि एक यस का 3 पी का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यह क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल क्या बनता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अक्सर टेट्राहेड्रल शेप बना करता है, बॉन्ड एंगल 109 मिनट का बना करता है। ये कंडीशन आती है। शेप जो होता है वह टेट्राहेड्रल का होता है। शेप किसका होता है भाई, टेट्राहेड्रल का होता है। बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109 मिनट का होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस चल रही है केमिकल बॉन्डिंग की, कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थियरी की बात चल रही है। वैलेंस बॉन्ड थियरी हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। यह हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बीएससी 3rd ईयर के वैलेंस बॉन्ड थियरी के तहत किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे, हाउ कैन यू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन इन एनी कॉम्प्लेक्सेस आर कंपाउंड इन द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर आल्सो फॉर्मेशन द मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। जब कोई मेटल और लिगेंड आपस में बॉन्ड बना रहे हो, कोई कंपाउंड बन रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसकी कल्पना की जा रही है। कल्पना करने की बात यहाँ पर है कि एक एग्जाम्पल लिया गया है COCl4 तो हमने उसमें देखा कि उस COCl के अंदर जो Cl लिगेंड है वह किस तरह का बिहेवियर करता है, वह मजबूत लिगेंड है कि कमज़ोर लिगेंड है, वह स्ट्रांग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। हमने पाया कि यह एक वीक लिगेंड है, इसलिए मैंने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर न निकाल करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने देखा कि जो सेंट्रल मेटल एटम था वह केटायन के रूप में है और उसके ऊपर 2 केटायन है, उसके ऊपर 2 धनायन चार्ज है। मैंने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया शॉर्ट फॉर्म में, आर्गन ले लिया, मोड ऑफ आर्गन मोड ऑफ 4s2 3d7 मैंने कर दिया, यानी 18 आर्गन का होता है, 18 2 20 20 27 मैंने कर दिया। फिर हमने देखा कि जब मैंने इसको पूरी तरह से किया तो मैंने देखा 4s2 पूरी तरह से भरा हुआ है, d भी पूरी तरह से भरा हुआ है, p खाली है। यानी हमें इसी स्थिति में हमने पाया कि 3 ऑर्बिटल केवल खाली थे। हमने क्या पाया, ऐसी स्थिति में हमने पाया कि केवल 3 ऑर्बिटल खाली थे और जबकि मेरे पास लिगेंड की संख्या कितनी थी, 4 थी। प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। हमने कहा भाई ऑर्बिटल लिगेंड तो मेरे पास 4 है, 4 जोड़े हैं, ऑर्बिटल मेरे पास 3 ही खाली है, कैसे भर सकते हैं हम। तो हमने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाला हो, बिल्कुल निकाला। हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो हमने देखा कि एक लिगेंड के लोन पेयर को लेने के लिए 3 तो आराम से भरे जा रहे थे, लेकिन एक को और भरने के लिए वहाँ से इसने यस कोश के कक्ष के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसलिए मैंने पाया कि जब A+2 हो गया
और जैसे ही +2 हुआ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ, क्योंकि 3 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है, तो आप कहेंगे कि सर 4 बड़ा होता है 3 छोटा होता है। हम आपसे पूछेंगे कि पहले आप 3 लिखोगे कि 4 लिखोगे, तो आप कहोगे नहीं सर पहले हम 3 लिखेंगे तब 4 लिखेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि बाहर कौन है अंदर कौन है, तो आप कहेंगे कि 3 अंदर है 4 बाहर है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, तो आप कहेंगे कि सर चौथे ऊर्जा स्तर से निकलेगा, क्योंकि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश से ही इलेक्ट्रॉन निकला करता है, अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला करता है, क्योंकि वह नाभिकीय बल से बंधा होता है और एक मजबूत तरीके से बंधा होता है, एक स्ट्रांग बॉन्ड के द्वारा बंधा होता है, एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर एंड द इलेक्ट्रॉन के बीच में एक मजबूत बॉन्डिंग हुआ करती है, जिसकी वजह से वह नहीं निकल पाएगा। तो किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोश का ही इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए बॉन्ड बनाने के लिए बाहर निकलता है, क्योंकि दूसरे परमाणु को उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और आसानी के साथ वो उसको निकाल लेता है और अपनी कक्षक में ले लेता है और उस मेटल के साथ उस एटम के साथ बॉन्ड बना करके एक अच्छा नया ऑर्बिटल तैयार कर लेता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि यह वीक लिगेंड था, यह इनको अंदर रिपेल नहीं कर पाएगा, इसलिए मजबूरी हो गई कि भाई मेटल जी आप ही मुझे अगर लेना चाहते हैं, मेरे इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक ही शर्त है कि अपने इलेक्ट्रॉन को खुद वहाँ से रिमूव करिए। तो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, CO+2 आ गया। तो जैसे ही CO+2 आ गया, हमने देखा कि इसका S भी खाली हो गया, PX भी खाली हो गया, PY भी खाली हो गया और PZ भी खाली हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि 3। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक S का और 3 P के खाली हो गए, यानी एक S फिर PX PY PZ खाली हो गया और इस तरीके से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बन गया भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। और जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना, हमने पता लगा लिया कि यह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, 129 मिनट का कोड बनाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि केमिकल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह वैलेंस बॉन्ड जो थियरी होती है, यह ऑलरेडी किसी भी कॉम्प्लेक्स की ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर और साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकती है। NiCl4 2 माइनस है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। NiCl4 2 माइनस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये आपको प्रॉब्लम है और इसमें पूछ लिया कि NiCl4 2 माइनस है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसका सबसे पहले हमें यह निकालना होगा। आपको बता दें कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए, क्या हो जाए 4, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाए 4, ठीक है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए तो उस केस में वह टेट्राहेड्रल बनाता है। क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल। इस चीज़ को क्लियर करिएगा कि जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए तो वह टेट्राहेड्रल बनाएगा। क्लियर है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जैसे ही मैंने दिया NiCl4 2 माइनस, ऐसे किया मैंने, तो सबसे आप सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे x मान लिया जाता है, ये x हो गया। उसके बाद ये चार्ज जो लिगेंड है उसकी संख्या। अब लिगेंड का फॉर्मल चार्ज आपको पता होना चाहिए, तो Cl का फॉर्मल चार्ज क्या होता है, -1, और ओवरऑल जो चार्ज है वह किसके बराबर है, -2 के। ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या है, -2 के। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा आप, यहाँ पर NiCl4 2 माइनस है,
x प्लस 4 माइनस 1 बराबर माइनस 2 हो गया। ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, माइनस 2 हो गया। प्लस माइनस से क्या हो गया, माइनस हो गया। 4 एकम 4 हो गया, बराबर क्या हो गया, माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब x बराबर क्या करेंगे, इधर माइनस से तो इधर जाने पर क्या होगा, प्लस होगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या होगा प्लस 2। x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 2। तो यहाँ पर हमने यह जान लिया कि मेरे पास जो लिगेंड था जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ लगा हुआ था वह ऑलरेडी सेंट्रल मेटल हमारा केटायन का बिहेवियर कर रहा है, और वह जो केटायन का बिहेवियर कर रहा है वह प्लस 2 कर रहा है। कितना कर रहा है भाई, प्लस 2 केटायन का बिहेवियर कर रहा है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हमको यह भी ध्यान रहना चाहिए कि यहाँ पे जो Cl है वह वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, कमजोर लिगेंड है। बाबू आपको बता दें कि आपको यह चीज़ तो याद ही रहना चाहिए, पहचान करने तो पहचान ही करना चाहिए आपको बिल्कुल कि नेचर ऑफ लिगेंड क्या है, लिगेंड कैसा बिहेवियर कर रहा है, लिगेंड स्ट्रांग है कि वीक है। जो छात्र वीक और स्ट्रांग लिगेंड को पहचान लिया वह हाइब्रिडाइजेशन जान लिया। वह मेटल लिगेंड बॉन्ड इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, यह वो पता लगा लेगा। यदि उसे पहचान नहीं आ रहा है कि कैसे, हाउ कैन यू डिटरमाइन, हाउ कैन यू आइडेंटिफिकेशन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द लिगेंड व्हिच इज द स्ट्रांग और वीक, आप ये जब नहीं जान पा रहे हैं कि लिगेंड आपका स्ट्रांग है कि वीक है तो पक्का है कि यू कैन इम्पॉसिबल टू द डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, टू द डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन, to determine the symmetry of any metal ligand bonding in the transition metal complexes। असंभव हो जाएगा आपको मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के तहत किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री निकालना जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि उसका नेचर क्या है। इसलिए आप ऑलरेडी इसको अनिवार्य समझिएगा कि आपको जानना होगा कि नेचर ऑफ लिगेंड क्या होता है। यहाँ पर Cl कई बार मैं दोहरा रहा हूँ कि यह Cl नेचर ऑफ लिगेंड जो है ऑलरेडी वीक है। कैसा है, यह वीक है। आपके सभी हैलोजन के फैमिली वाले जो लिगेंड हुआ करते हैं वह वीक हुआ करते हैं। कैसा हुआ करते हैं, वीक हुआ करते हैं। तो x बराबर क्या हो गया प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए 28 आपको एटॉमिक नंबर भी मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है यह। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मालिडेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोहडियम, पैलेडियम, लैंथेनम, हाइफेनियम, टैंटैलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो 28 क्या हो गया, निकिल हो गया। अगर हम 28 निकिल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 जोड़ लीजिए आप पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, कितना बच रहा है 8, तो 20 8 28 क्या हो गया भाई 20 8 28। लेकिन यह स्थिति निकिल का है, ऑक्सीडेशन क्या आ रहा है, निकिल 2 प्लस का आ रहा है। ऑक्सीडेशन क्या आ रहा है, निकिल 2 प्लस का। अब आप इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ तक जहाँ तक आपका 20 हो रहा हो यहाँ तक 18 हो रहा है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर्गन। यहाँ तक क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर्गन। बचा क्या भाई 4s2 और क्या बचा भाई 3d8, है कि नहीं। आपने देखा कि यहाँ तक मैंने क्या लिखा भाई, आर्गन लिखा। मैंने यहाँ तक क्या लिखा है, आर्गन लिखा है। उसके बाद बचा क्या है 4s2 3d8, मैंने 4s2 3d8 लिख दिया है। क्लियर हो गया। यहाँ तक क्या बचा था, आर्गन हो गया 18, फिर मैंने क्या किया 4s2 और फिर मैंने क्या किया 3d8। बट लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि निकिल क्या बता रहा है, +2 बता रहा है। निकिल क्या बता रहा है भाई, +2 बता रहा है, इसलिए मैंने 28 निकिल +2 कर दिया। क्या कर दिया मैंने, 28 निकिल +2। अब आप यहाँ पर देखिए 3 बड़ा कि 4 बड़ा, 4 बड़ा 3 छोटा। तो बाहर सिस्टम क्या होना चाहिए भाई, सिस्टम तो यह होना चाहिए कि आर्गन करके
3D8 करके 4s2 कर दिया था। ये सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि 3 बड़ा कि 4 भाई, आप कहेंगे 4 बड़ा 3 छोटा, तो पहले 3 लिखोगे कि 4 लिखोगे? आप कहेंगे नहीं सर पहले 3 लिखेंगे तो 4 लिखेंगे, तो मैंने बोले 3 लिखा तो 4, तो सिस्टम ये होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे निकिल 2 + 2 बता रहा है, तो निकिल +2 का मतलब क्या होता है? +2 का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को 2 निकाला हुआ है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कहाँ से निकालेगा भाई? 3 से निकालेगा कि 4 से निकालेगा? बोलिए, कहाँ से निकालेगा? अरे भाई बाहर से निकालेगा, 4 से निकालेगा, क्योंकि बाहरी कोष कौन सा बन रहा है? बाहरी कोष चौथा बन रहा है, इसलिए चौथे वाले कोष चौथा, बाहर में चौथा बन रहा है ऊर्जा स्तर, तो चौथे से निकालेंगे। तो जब आप चौथे से निकालेंगे तो आप ही बताइए कि मैं इसका क्या करूँगा? 3D8 हो जाएगा और 4s0 हो गया, क्योंकि 2 मैंने यहाँ से निकाल दिया। जब मैंने 2 यहाँ से निकाल दिया तो क्या हो गया? 3D8 4s0 हो गया। बोलिए, सही कह रहा हूँ? ठीक। तो इसका मतलब NaCl4 2- के केस में निकिल किस पोजीशन में था? NaCl4 2- के केस में निकिल +2 के पोजीशन में था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, हर साल एग्जाम में आता है, ये जान लीजिए। TGT में पूछता है, TGT में पूछता है, नेट वगैरह में पूछता है, नीट वगैरह में पूछता है कि क्या होता है इसका, है ना? तो आप घबराइएगा नहीं, बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। ठीक, तो आपने देखा कि यहाँ से इसको निकाल दिया। अब बचा क्या भाई? 3D8 बचा है। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर डी है, डी में कितने कक्षक होते हैं? 5। कितने कक्षक भाई? 5। तो 1 कक्षक हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 और 5 कक्षक हो गए। तो 1 2 3 4 और 5। तो डी में कितने कक्षक होते हैं भाई? 5 कक्षक होते हैं। इनका क्रमशः नाम क्या होता है? 3DXY, 3DYZ, 3DZX, 3DX2Y2 और 3DZ2। ये होते हैं। कितने होते हैं भाई? 5 कक्षक होते हैं। कौन कौन से भाई? 3DXY, 3DYZ, 3DZX, 3DX2Y2 और 3DZ2। यही तो कक्षक होते हैं। तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, अगर बचता है तो जोड़ा बना दीजिएगा। अब क्या आ गया भाई? 4s आ गया, मैंने 4s कर दिया। अब उसके बाद किसकी पारी आएगी भाई? 4p की आएगी, 4p कर दिया। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो है वही कर रहा हूँ। 4px है, 4py है और 4pz। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत है भाई। 3DXY, 3DYZ, 3DZX, 3DX2Y2, 3DZ2, ये d ऑर्बिटल 5 होते हैं, उसको मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया। फिर इसका 4s आ गया, 4s, 4px, 4py, 4pz। p में 3 ऑर्बिटल हुआ करते हैं, px, py, z, क्योंकि ऊर्जा स्तर 4 था इसलिए 4 कर दिया। अब उसके बाद आप देखिएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए भाई। 1 2 3 4 और 5। बचा कितना भाई? 3। 1 2 3 जोड़ा बना दिया। हुंडे ने कहा था इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरिए, अगर बचता है तो जोड़ा बना दीजिए। मैंने जोड़ा बना दिया। अब यहाँ पर ये कैसा लिगेंड है भाई? वीक है। तो जब यह वीक लिगेंड है तो इसे अंदर रिपेल नहीं कर पाएगा। जब इनको अंदर रिपेल नहीं कर पाएगा तो ऑलरेडी जो खाली है उसी में इनका स्वागत कर दीजिए, आप इन्हीं में इनको भर दीजिए। अब यहाँ पे लिगेंड आएगा, तो लिगेंड आया, इनको भरा, लिगेंड आ गया, इनको भी भर दिया, लिगेंड आ गया, इनको भी भर दिया, और लिगेंड आ गया, इनको भी भर दिया। कितने लिगेंड थे भाई? 4 लिगेंड थे। तो इसलिए आप यहाँ पर देखिए, एक यस का और कितने पी के भाई? 3 पी के। एक यस का और 3 पी का ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग कर रहा है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp3। यानी जब एक यस का और 3 पी का, यानी परिभाषा यहाँ पे बनती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। परिभाषा क्या बनी? मैंने अभी लिखवाया था ना, मैंने आपको अभी लिखवाया भाई। क्या? वेन 1s एंड 3p। 3p में कौन कौन? px, py, pz है कि नहीं? वेन 1s एंड 3p, px, py, pz overlapping to the each other, overlapping to each other,
अगर यह एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इज फॉर्म्ड न्यू ऑर्बिटल, इज फॉर्म्ड न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। या क्या बना दे रहे हैं? न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दे रहे हैं। इज कॉल्ड, जिसे हम क्या कह सकते हैं भाई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ये कंडीशन था, यही मैंने आपको बताया था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यानी यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? यानी यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वह हो रहा है यस से, पी में जो हो रहा है पी एक्स पी वाई पी जेड से, इसलिए ओवरऑल क्या हो गया? sp3। ओवरऑल क्या हो गया भाई? sp3। शेप क्या बन जाएगा? शेप इसका टेट्राहेड्रल बनेगा। शेप क्या बनेगा भाई? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल क्या बनेगा? बॉन्ड एंगल इसका बनेगा 190 डिग्री 28 मिनट। तो आप यह देखा कि जब एक यस का 3 पी का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आपने देखा कि इस तरह से हम उसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जहाँ से उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव होना था उसको किया। मैंने पाया कि जो लिगेंड था वह लिगेंड ऑलरेडी एस और पी में ओवरलैपिंग कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को उसमें दे रहा है। इस प्रकार से हमने पाया कि एक यस का पी की तरफ से पी एक्स पी वाई पी जेड का ओवरऑल sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था। शेप उसका टेट्राहेड्रल हो रहा था। बॉन्ड एंगल जो हो रहा था 129 मिनट। इस प्रकार हमने पाया कि NaCl का 4 2- यह ऑलरेडी sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है। अब देखिएगा आप sd3 हाइब्रिडाइजेशन। sd3 हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा, इसमें क्या होगा? व्हेन 1s एंड 3d में आप यह देखिएगा कौन कौन से? dxy dyz dz। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ से आ रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। sd3 हाइब्रिडाइजेशन व्हेन 1s एंड 3d 3xy dyz dz ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग टू द ईच अदर, orbitals intermixing to each other formed a new hybrid orbital, formed a new hybrid orbital। एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, फॉर्म ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज sd3 हाइब्रिडाइजेशन। मजे की बात तो अब आई है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी तक तो हम लोग बड़ा सरल से पढ़ रहे थे, है ना? एक यस का एक पी का sp हो गया, एक यस का 2 पी का sp2 हो गया, एक यस का 3 पी का sp3 हो गया। लेकिन आप sd3 देखिए, sd3 यानी तीनों पी माइनस होकर के डी आ गए। इसको देखिए, आपको एक बात बता दें, हम जो डी ऑर्बिटल होते हैं, नोट कर लीजिएगा इस मैटर को, तब आगे बढ़ाएं ना। डी ऑर्बिटल ऑलरेडी आप कितने ऑर्बिटल डी में कहते हैं? 5, जिसे हम 5d ऑर्बिटल कहते हैं।
5d ऑर्बिटल। इस चीज को क्लियर करिए। d ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिन्हें हम 5d ऑर्बिटल कहते हैं ना। ठीक, यह 5d ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। डीजेनरेसी इसमें होता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। बहुत ही बढ़िया, सुनिएगा, बड़ा ही मजेदार है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो d ऑर्बिटल होते हैं और 5d ऑर्बिटल होते हैं, ठीक, और 5d जनरेट ऑर्बिटल होते हैं। डीजेनरेट का मतलब होता है कि एक्सिस को चेंज किया करते हैं, एक्सिस को बदलते रहते हैं, है ना। देखिए आपको बताएं कि जो d ऑर्बिटल होते हैं, मैंने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया भी था कि यह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कुछ d के ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस बना करते हैं, और कुछ तो d के ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस बना करते हैं। ठीक है, मैं अब ऑर्बिटल का शेप बना करके नहीं समझाऊंगा, मैं ऑलरेडी आपको केवल इतना ही समझाऊंगा कि ये d में कौन कौन से हैं, कैसे हैं। देखिए यही बात ठीक है। 5 ऑर्बिटल में दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल को मैं दिखा रहा हूँ, क्रमशः इनका नाम भी लिख रहा हूँ। dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। यही मैंने किया हुआ है, dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। क्लियर हो गया। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि ये जो फार्मर के 3 ऑर्बिटल हैं, ये जो होते हैं, इनके जो ऑर्बिटल होते हैं बिटवीन द एक्सिस बना करते हैं। कहाँ पे बना करते हैं? बिटवीन द एक्सिस। और यह इंडिपेंडेबल होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल। कैसे ऑर्बिटल होते हैं? यह इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल होते हैं। और लेटर के जो 2 ऑर्बिटल हैं, यह ऑन द एक्सिस बना करते हैं, एक्सिस के ऊपर बना करते हैं। कहाँ बना करते हैं भाई? ऑन द एक्सिस बना करते हैं। यानी यह क्या होते हैं भाई? डिपेंडेबल ऑर्बिटल होते हैं। कैसे ऑर्बिटल होते हैं? डिपेंडेबल ऑर्बिटल होते हैं। तो एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा, dxy, dyz और dzx यह इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल होते हैं जो कि बिटवीन द एक्सिस बना करते हैं। और dx² y² dz² यह डिपेंडेबल ऑर्बिटल होते हैं जो ऑन द एक्सिस बना करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको इसलिए लिया कि आप sd3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होने लगता है, उस हाइब्रिडाइजेशन में ग्राउंड स्टेट आता है और एक एक्साइटेड स्टेट आता है। तो ग्राउंड स्टेट में ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। आपसे कोई कहे कि मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ और आप हाथ आगे न बढ़ाएं तो क्या हाथ मिल जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने हाथ को एक्साइटेड करके आगे बढ़ाना होगा और उससे हाथ मिलाना होगा, तो एक स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएगी, 2 आत्मा आपस में मिल जाएंगी, एक नया ऑर्बिटल तैयार हो जाएगा, एक नया विचार तैयार हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी है कि एक्साइटेड में कौन जाता है। आपको बता दें कि जब टेट्राहेड्रल का केस होता है, जब लिगेंड की संख्या 4 होती है, आपको यह भी बता दें कि लिगेंड की संख्या 4 होने पर स्क्वायर प्लेनर भी बनता है, लेकिन वहाँ पर जो ऑर्बिटल, जो d ऑर्बिटल होते हैं, उसका मीन्स एक्साइटेड स्टेट में जाने वाले अलग होते हैं। तो मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ ये ध्यान सुनिएगा। टेट्राहेड्रल केस हो रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यह देखना होगा कि आपके जो भी d ऑर्बिटल भरे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अनुमानी लिगेंड को भर देंगे, नहीं, बल्कि हम उसमें लिगेंड को भरेंगे जो आप फार्मर के 3 ऑर्बिटल देख रहे हैं, dxy, dyz, dzx देख रहे हैं। ये फार्मर के जो 3 ऑर्बिटल आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, यही एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो आपका भरा जाएगा लिगेंड के द्वारा, वह किस में भरा जाएगा?
dxy dyz और dzdx में भरा जाएगा। किस में भरा जाएगा? dxy dyz और dzdx में भरा जाएगा और भर करके हम आराम से sd3 हाइब्रिडाइजेशन तैयार कर लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, कोई एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, आप देख लीजिएगा sd3 का। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पर हम आपको CrO4 2 माइनस दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा करके थोड़ा सा करते हैं, नहीं तो फिर इसमें मिक्सिंग हो जाएगा। CrO4 2 माइनस क्रोमेट, ठीक है, क्रोमियम, ठीक, Cr समझ ही रहे होंगे, 2 माइनस ना। तो सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो x मान लीजिए प्लस, ठीक, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। x प्लस 4 माइनस 2, ओवरऑल चार्ज कितना है? -2, ठीक है। यहाँ पे -2 इसलिए लिखा गया क्योंकि ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या होता है? -2 होता है। ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या होता है? -2। तो यह x हो गया और प्लस माइनस से क्या हो गया? माइनस, और 4 दूनी 8, क्या हो गया? 4 दूनी 8 हो गया। तो क्लियर? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, ये -2 हो गया, तो आप यहाँ पर x पाछांतर कर लीजिए, -2 प्लस 8, ठीक है, ये हो गया। तो x बराबर क्या आ गया? माइनस प्लस से माइनस घटाएंगे तो 8 में से दोगे 6, लेकिन साइन इसका लिखेंगे क्योंकि यह वैल्यू ज़्यादा है। तो x बराबर क्या हो गया? +6। x बराबर क्या हो गया? +6 हो गया। तो इस तरीके से हमने पाया कि जो क्रोमियम है 24 क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ रहा है, +4 आ रहा है। तो जब केवल क्रोमियम रहेगा, केवल क्रोमियम की बात करें, है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 20 हो गया, गिन सकते हैं। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, बचा कितना? 4। तो आप क्या करेंगे भाई? 4 कर दीजिए, 3d4। लेकिन अभी मैं कह दूं कि यह गलत है। क्या कह दूं? गलत है। तो बड़ा अचंभा लगेगा आपको, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह अफवाहों का अपवाद है। यह क्या है? अफवाहों का अपवाद है। क्यों? क्योंकि इसको आधा होने में केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। डी में कितने कक्षक होते हैं? 5। भरना कितना इलेक्ट्रॉन है? 10, क्योंकि एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो पांचों में मिलाकर के कितना हो गया? 10 हो गया। तो एक ही एक तो भरेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 का आधा कितना हुआ? 5, और यहाँ कितना है? 4। आधा होने में कितना बाकी? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम, यानी यहाँ पर इसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, इसे हम क्या कर दें? आधा कर दें। तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं? आधा कर सकते हैं, 3d5। देख लीजिए, तो ये रहा भाई आपका सही। इसे मैंने आधा कर दिया और इसे भी आधा कर दिया। यह किस नियमों का पालन कर रहा है? हाफ फिल एंड फुल फिल लॉ। किसका नियमों का पालन कर रहा है? हाफ फिल एंड फुल फिल लॉ के नियमों का पालन कर रहा है। फुल फिल लिख दे, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, सॉरी। फुल फिल लॉ के नियमों का पालन कर रहा है। ऐसा शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि जहाँ तक देखिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18, तो 18 किसका होता है? आर्गन का। तो यहाँ मैंने आर्गन करके लिख दिया। अब बचा क्या भाई? 4s1 3d5। देखिए वही चीज़ मैंने लिखा, शॉर्ट में कर दिया। लेकिन CrO4 2 माइनस के अंदर जो क्रोमियम है, Cr है, वह +4 है। तो +4 का मतलब क्या हुआ? अब इसको सिस्टम से लिखिए। सिस्टम का मतलब यह हुआ कि 3 बड़ा की 4। आप कहेंगे सर 4 बड़ा है 3 छोटा है। भाई आपके हिसाब से अगर 3 बड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो 3 बड़ा की 4 4, तो हम पहले 3 लिखेंगे कि 4? पहले 3 लिखेंगे, इसलिए हम 3d5 कर दिए
और 4s1 कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन बाहर से निकलेगा कि अंदर से? बाहर से। तो बाहर कौन है? 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है। चौथे ऊर्जा स्तर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ से मैंने निकाल दिया और 3 यहाँ से निकाला, तो ऑलरेडी यहाँ पे आर्गन हो गया। और 3 यहाँ से निकालेंगे तो 5 में से 3 की क्या हो गया भाई? 2। 5 में से 3 गया, कई बचा? 2 ही। अब यहाँ पे क्या हो गया? 4s0। ठीक, तो यहाँ पे 3d2 4s0 हो गया। क्लियर? तो ये रहा आपकी क्रोमियम Cr+4 का जो ऑलरेडी वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना। तो 3d2 4s0 हो गया। अब यहाँ देखिए 3d2 है, तो ये आपका 3d है। d में कितने ऑर्बिटल हैं? 5। 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसे आप लिख डालिए 3dxy 3dyz 3dzf 3dx2y² और 3dz²। ये हो गया। क्लियर हो गया? 4s तो खाली है, खाली रहने दो, जो खाली है उसे खाली रहने दो। 4p बना दो भाई, 3 ऑर्बिटल, तो 4px 4py और 4pz। ये हो गया आपका। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। लेकिन आप ये देखिएगा कि यह जो 2 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे इसमें न भर करके, आपको लग रहा है कि इसी में है, लेकिन अब इसमें न भर करके यह 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। यानी इसको हम इस तरह से लिखें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फार्मर के जो 3 लेटर हैं यह टेट्राहेड्रल के केस में ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में चले आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आपका यह हो जाएगा। कौन? दैट इज 3dx2y²। अब बदल रहा है कहानी थोड़ा सा। 3z इस समय यहाँ इलेक्ट्रॉन चले आएंगे ग्राउंड में। अब एक्साइटेड में कौन आ जाएगा आपका? 3dxy 3dyz 3dz। ये आपका एक्साइटेड में चला गया। फिर उसके बाद 4s हो गया और इस तरीके से 4p, तो 4px 4py और 4pz। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए। किसको भरेंगे? ऑक्सीजन को। यहाँ ऑक्सीजन आ गया, एक लोन पेयर लेकर के, ऑक्सीजन आ गया एक लोन पेयर लेकर के, ऑक्सीजन आ गया एक लोन पेयर लेकर के, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से क्या बना? D3s। क्या बनेंगे भाई? D3s हाइब्रिडाइजेशन या D3 हाइब्रिडाइजेशन, D3s हाइब्रिडाइजेशन या D3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने देखा कि जब 3 D के और एक s के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग किया करते हैं तो वहाँ पर D3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है। इस तरीके से मैं आपको अगले लेक्चर में, अगले घंटे में आपकी इसके एग्जाम्पल और बताऊंगा, और साथ ही साथ जो शेष बचा हुआ हाइब्रिडाइजेशन है उसको बताऊंगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद।